तो मैग्नेटिक फोर्स के लास्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्सेस कैसे लगते हैं, उनका मोशन किस तरीके से होता है। तो हमने जो केसेस लिए थे, पहला केस था V इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कुछ होता ही नहीं है। दूसरा केस था कि V इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जिसमें सर्कुलर मोशन होता है। तीसरा केस था कि V और B के बीच में कुछ अलग एंगल है जो कि 0, 90, 180 डिग्री से डिफरेंट है, तो उस केस में वो हेलिकल पाथ पे मूव करता है। तो कुछ एक प्रॉब्लम में उन्हीं पे बेस यहाँ पे ले रहा हूँ जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो दिस क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल विद स्पेसिफिक चार्ज अल्फ़ा। तो स्पेसिफिक चार्ज ये वर्ड बहुत बार यूज़ होता है, और स्पेसिफिक चार्ज का मतलब जैसे अगर अल्फ़ा स्पेसिफिक चार्ज है तो अल्फ़ा का मतलब हो जाता है चार्ज डिवाइड बाय मास। तो Q by m दिस इज नॉन एज स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज पर यूनिट मास is projected with velocity v which is given in terms of components v naught I cap plus j cap in a magnetic field b is b naught I cap minus j cap. We have to find what is the path of the particle, what is its radius and time period. तो जब भी हमें पहले ये देखना हो कि यहाँ पे किस तरीके का पाथ होगा, कैसे चलेगा, ये सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो एंगल बिटवीन V एंड V, जो सबसे पहली चीज़ है वो यही है। तो ये तो दिख ही रहा है कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो आई कैप प्लस जे कैप के अलॉन्ग है, और यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो आई कैप माइनस जे कैप के अलॉन्ग है। तो दोनों एक डायरेक्शन में तो नहीं है, पैरेलल तो नहीं है। परपेंडिकुलर है क्या यहाँ पे? तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट लो तो बहुत इजीली आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आई कैप 1 हो जाएगा, फिर प्लस जे कैप माइनस 1 हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट इज़ 0। तो V डॉट B यहाँ पे 0 आ जा रहा है, जिससे डायरेक्टली हमको आइडिया लग जा रहा है कि V इज़ परपेंडिकुलर टू B। अब ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग हमें नहीं दिए गए हैं, कुछ बीच में कुछ डायरेक्शन दिया गया है, लेकिन हमें तो बस मतलब इससे होता है कि V इज़ परपेंडिकुलर टू B होना चाहिए। तो V इज़ परपेंडिकुलर टू B। अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे अगर ड्रॉ करके दिखाता भी हूँ तो एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये एक तरीके से वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो ये है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप देखोगे कुछ इस तरीके का है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं इस डायग्राम को बनाने की, लेकिन जस्ट मैंने यहाँ पे इसको दिखा दिया इस तरीके से। दिस इज़ 45 एंड दिस इज़ ऑल्सो 45 एंड टोटल एंगल इज़ 90 डिग्री। पाथ किस तरीके का होगा? तो ऑब्वियस आंसर है सर्कुलर, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, इसके बाद में हमें पता है कि सर्कुलर मोशन करेगा। सेकेंड पार्ट इसका रेडियस क्या होगा? तो रेडियस डायरेक्टली हमें फॉर्मूलेज याद होनी चाहिए, mv/qb। तो आप v का मॉड यहाँ पर देख लो कि v का मॉड यहाँ पर क्या है। तो v का मॉड आप निकाल सकते हो √2 v0 होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो √2 टाइम्स b0 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ वी कैन पुट, और अल्फ़ा जो है वो Q/m है, तो Q/m को अल्फ़ा रख देंगे। तो v की जगह पे √2 v0 अल्फ़ा, b की जगह पे √2 b0, तो √2 विल बी कैंसल्ड, और जो रेडियस का आंसर है वो हो जाएगा v0 डिवाइडेड बाय दिस अल्फ़ा b0। तो दिस इज़ रेडियस। टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/qb। तो Q/m की जगह तो अल्फ़ा आ जाएगा, तो 2π अल्फ़ा, और b की जगह पे √2 टाइम्स b0। सो दिस विल बी √2π डिवाइड बाय अल्फ़ा b0। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन ले रहे हैं। अ पार्टिकल विद स्पेसिफिक चार्ज अल्फा इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट I कैप प्लस j कैप इन ए मैग्नेटिक फील्ड B वेयर b इज b नॉट j कैप प्लस k कैप। अगेन वी हैव टू फाइंड पाथ, रेडियस एंड टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ें पता करनी है हमको इसमें। तो अगेन पहली चीज़ तो ये क्या V और B के बीच में देखो एंगल क्या है। तो ना तो पैरेलल है, क्योंकि एक में I कैप j कैप आ रहा है, दूसरे में j कैप k कैप आ रहा है, ना ही परपेंडिकुलर, अगर आप डॉट पलट लो तो 0 नहीं आएगा। लेकिन आप चाहो तो एंगल निकाल सकते हो, यहाँ पर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए उनका डॉट लेना होता है। तो v0 और b0 का तो कोई रोल होता नहीं है यहाँ पर एंगल निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए। तो जब आप इनका डॉट लोगे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये इजीली सब लोग कर सकते हैं। तो डॉट यहाँ पर ऊपर 1 हो जाएगा। मैं सिर्फ इनसे कंसर्न हूँ, I कैप प्लस जे कैप, और यहाँ पे j कैप प्लस k कैप, बस इसको ले रहा हूँ। यहाँ √2 हो जाएगा और दूसरे में भी √2 आ जाएगा, तो इट इज़ 1/2, और इससे डायरेक्टली हमको आइडिया लग जाएगा कि जो थीटा है वो 60 डिग्री है। तो एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज़ 60 डिग्री। और उससे फिर आपको यहाँ पर अगर क्योंकि एंगल बन रहा है तो कुछ अगर एंगल बनता है तो उस केस में जो पाथ होता है वो हेलिक्स होता है। तो पाथ का हमको आइडिया लग गया कि पाथ इज़ हेलिक्स, हेलिकल पाथ पे मूव करेगा।
रेडियस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो रेडियस का मतलब है जो प्रोजेक्शन है, जिस प्रोजेक्शन में सर्कुलर मोशन हमको नज़र आता है वो सर्कुलर मोशन का रेडियस बोल दो। या फिर मैंने बताया था कि इसका मोशन क्या होता है कि एक सिलेंडर के अंदर कन्फाइन रहता है, तो ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो रेडियस है उस रेडियस को एक तरीके से पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो सर्कुलर मोशन नहीं है, रेडियस का मतलब यहाँ पर जो डायग्राम में मैंने दिखाया ये हो जाएगा। तो रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, आर इज इक्वल टू होता है एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। वी परपेंडिकुलर का मतलब है वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट, तो आप डायग्राम बना के इजीली कर सकते हो इसको कि वेलोसिटी अगर सपोज इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा और दोनों के बीच में एंगल मुझे पता चल गया कि 60 डिग्री होगा। अब मैं इनके अगर कंपोनेंट करूँ तो वी का अगर आप यहाँ पे कंपोनेंट करो तो एक तरीके से ये अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा। तो अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा v cos 60, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे v sin 60। v cos 60 इज v बाई 2 और v sin 60 इज √3 v बाई 2। लेकिन v की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, मैग्नीट्यूड वाइज जो v है वो कितना है यहाँ पे, तो v आप कैलकुलेट कर सकते हो √2 टाइम्स v नॉट है। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज़ v पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। तो v परपेंडिकुलर इज √3 बाई 2 और v की जो वैल्यू है वो √2 v नॉट है, ये हो जाएगा √3 बाई 2 v नॉट। अगर v पैरेलल निकालना है मुझे तो v पैरेलल विल बी, v पैरेलल यहाँ से आ जाएगा v cos 60 यानी कि v बाई 2 और v किस जगह पे आप रख लोगे यहाँ पर इसमें √2 v नॉट। ठीक है, तो v पैरेलल परपेंडिकुलर जो भी है वो यहाँ से कैलकुलेट हो गए। इनको कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका ये भी हो जाता है, जैसे अगर आपको v पैरेलल निकालना है तो v पैरेलल का मतलब है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किस वेक्टर के अलोंग निकालना है, अलोंग b वेक्टर। तो वेक्टर का डायरेक्टली मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो v का कंपोनेंट निकालना है तो v का आप डॉट ले लो b कैप के साथ में। तो अगर मैं v का b कैप के साथ डॉट ले लो तो उससे ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो v वेक्टर यहाँ पर कितना है, v नॉट आई कैप प्लस जे कैप, और इसका डॉट b कैप के साथ लूँगा तो b कैप की वैल्यू आप निकाल सकते हो कितनी होगी, जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाई √2। तो ऊपर से डॉट आप लोगे तो डॉट तो बना जाएगा और सिंपली यहाँ पे v नॉट बाई √2 हो जाएगा। तो v पैरेलल एक ये तरीका हो गया निकालने का, v नॉट बाई √2, और यही हमने ऊपर भी कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पर। v परपेंडिकुलर, तो ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स हैं और दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स हैं, तो ये सिंपली v स्क्वायर जो भी उसके बराबर आ जाएगा यहाँ पर। ये v स्क्वायर किसके बराबर है, √2 v नॉट का स्क्वायर, यानी कि 2 v नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से आप v परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, v परपेंडिकुलर हो जाएगा 2 v नॉट स्क्वायर, v पैरेलल का स्क्वायर तो ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई 2, 4 - 1 3, तो 3 v नॉट स्क्वायर बाई 2, ये स्क्वायरिंग चल रही है। तो v परपेंडिकुलर विल बी √3 बाई 2 टाइम्स v नॉट। ठीक है, तो जो भी तरीका आपको सही लगता हो। ऊपर वाले तरीके में हमें एंगल निकालना पड़ा और एंगल बहुत आसानी से निकल गया क्योंकि एक अच्छी वैल्यू आ रही थी, 60 डिग्री वगैरह हमको मिल रही थी। यहाँ पे नहीं भी मिल रही होती तब भी आप cos थीटा निकाल लो आप, तो cos थीटा से पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा, sin थीटा से परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा, तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब रेडियस कैलकुलेट करना है तो बस वैल्यूज़ को आप पुट करते चले जाओ। तो रेडियस mv परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, बस ये करना है। v परपेंडिकुलर की जगह पर आपको रखना पड़ेगा √3 बाई 2, कंप्लीट रूट है तो √3 बाई 2 v नॉट, और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा और b मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे √2 b नॉट। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज तो यहाँ पर इतना होगा यहाँ पर ये, तो √2 को आप अलग कर लो, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा सिंपली v नॉट डिवाइडेड बाई अल्फ़ा b नॉट। तो दिस इज़ द रेडियस। टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड इज़ 2 पाई m बाई क्यू बी। वेलोसिटी से इसको कोई लेना देना होता नहीं है, तो 2 पाई क्यू बाई एम को अल्फ़ा रख दिया और b को √2 b नॉट रख दो, तो √2 पाई डिवाइडेड बाय अल्फ़ा b नॉट, दिस इज़ द टाइम पीरियड। और क्योंकि ये हेलिकल पाथ पे मूव कर रहा है, अगर ये हेलिकल पाथ पे मूव कर रहा है तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसमें रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेडियस यहाँ पर क्या बनने वाली है इसकी, सॉरी इसके हम पिच कैलकुलेट कर सकते हैं कि पिच यहाँ पे क्या होगी, पिच ऑफ द हेलिक्स। तो पिच कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि पैरेलल वेलोसिटी आप ले लो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मल्टीप्लाइड बाय द टाइम पीरियड। तो v पैरेलल कितना है हमारे पास है, v नॉट बाई √2, दिस इज़ v पैरेलल। उसके बाद में टाइम पीरियड कितना है हमारे पास में, तो √2 पाई डिवाइडेड बाय अल्फ़ा b नॉट, दिस √2 एंड √2 विल गेट कैंसल्ड और ये हो जाएगा पाई
V naught divided by alpha B naught. So this is the answers for this question. तो नेक्स्ट टॉपिक है लॉरेंज फोर्स. लॉरेंज फोर्स जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी. जैसे एक चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग सकता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग सकता है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, क्योंकि बिना मूव किए मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा सकता है, तो अगर दोनों फील्ड प्रेजेंट हैं तो दोनों की वजह से जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स यहाँ पे सिंपली इन दोनों का वेक्टर एडिशन हो जाएगा क्यू ई वैक्टर और दूसरा वेक्टर हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी वैक्टर. ऑब्वियस है कि अब यहाँ पर तीन वेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं. वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है. अब तीन वेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं और इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी यहाँ पे आ रहा है. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे भी रैंडमली ओरिएंटेड हैं तो फिर उस केस में फोर्सेस का एनालिसिस और पार्टिकल किस तरीके के पाथ पे मूव कर रहा है उसका एनालिसिस करना इतना आसान नहीं होगा, इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी इनके बीच में कैसा भी कुछ भी तरीके का एंगल वगैरह हो सकता है. तो वो हम बाद में देखेंगे कुछ एक स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए. यहाँ पर हम देखेंगे पार्टिकल किस तरीके से मूव कर सकता है, लेकिन ऑब्वियस है कि वी कैन नॉट कवर ऑल द केसेस बिकॉज नंबर ऑफ केसेस कैन बी इनफाइनाइट. जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड था तो फिर केसेस फाइनाइट केसेस थे हमारे पास में कि या तो वी और बी पैरेलल होंगे या फिर वी और बी परपेंडिकुलर होंगे, या फिर हो सकता है कि ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है. तो हमने वो तीनों केसेस कर लिए हैं. लेकिन अब ये एक अलग सा वेक्टर आ गया और ये वेक्टर अलग तरीके से फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग तरीके से फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड अलग तरीके से फोर्स लगाता है. तो जस्ट हम कुछ स्टैंडर्ड केसेस देख सकते हैं, तो वो हम देखेंगे. इसको मैंने लिखा है कि इट इज़ नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो एक तरीके से अब ये कंबाइन जो वर्ड है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फोर्स भी है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है. इसको हम कंबाइंड बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो दिस इज़ द नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, इसके दो कंपोनेंट्स हो गए. एक कंपोनेंट हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा कंपोनेंट हो गया यहाँ पे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. तो एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद में फिर और भी क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ट. तो ये क्वेश्चन मैंने जो लिया है इसमें कह रहे हैं कि सेलेक्ट द पॉसिबल कॉम्बिनेशन. तो एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यहाँ पे. सेलेक्ट द पॉसिबल, ये जो ऐसे यहाँ पे ये गलती से इधर लग गया. सेलेक्ट द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे इसमें हमें सेलेक्ट करना है किस चीज़ के लिए, किस तरीके का मोशन हम चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं. अंडर विच अ चार्ज पार्टिकल कैन मूव विदाउट एक्सेलरेशन. विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब है कि उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. और 4 पॉसिबल ऑप्शंस दिए गए, यानी कि ई और बी पे 4 कंडीशन लगा दी गई. E0, B0, A0, B नॉन जीरो, E नॉन जीरो, B0, E नॉन जीरो, B नॉन जीरो. तो हमें पता करना है कि इनमें से कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. तो एक तो बिल्कुल यहाँ पर इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है. अगर E भी ज़ीरो है, B भी ज़ीरो है तो फिर तो चार्ज पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं. तो हम जो भी फोर्सेस ले रहे हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्सेस ले रहे हैं. तो E ज़ीरो है, B ज़ीरो है तो कुछ होना ही नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. बाकी के ऑप्शंस यहाँ पे देखते हैं, इसमें अदर ऑप्शंस यहाँ पे विजुलाइज करते हैं. तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि E तो ज़ीरो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है. अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या नेट फोर्स ज़ीरो हो सकता है? तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ज़ीरो हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब V और B आपस में पैरेलल हो जाए, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हो जाए. तो हमसे तो सिर्फ पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है कि क्या इस ऑप्शन में कुछ ऐसा हो सकता है कि ये ऑप्शन यहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो करवा पाए. तो E तो ज़ीरो ही हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. दूसरा यहाँ पर B नॉन जीरो है, तो ये हो सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन यहाँ पर क्या आ जाएगी, इफ़ V इज़ पैरेलल टू B. तो अंडर दिस कंडीशन दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो पॉसिबल. तो दिस ऑप्शन इज़ अगेन पॉसिबल विदाउट एक्सेलरेशन. फिर C वाला ऑप्शन कि B तो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड गया. अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो डेफिनेटली फोर्स लगाएगा Q इंटू E. इसको बैलेंस करने वाला कोई आएगा ही नहीं यहाँ पे. तो फोर्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा इस केस में, तो फोर्स लगेगा ही लगेगा. तो विदाउट एक्सेलरेशन इस वाले केस में नहीं हो सकता. D ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तब बताना है कि क्या जीरो फोर्स लग सकता है. इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेफिनेटली फोर्स लगाएगा वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी फोर्स लगाएगा उसको बैलेंस करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को. तो आप सीधे सीधे ऐसा करो कि नेट फोर्स की इक्वेशन लिख लो, F इज़ इक्वल टू क्यू ई
प्लस क्यू वी क्रॉस बी, और हम चाहते हैं कि ये जीरो हो, तो इसके जीरो होने के लिए क्यू वगैरह तो कैंसिल हो जाएगा, क्यू कैंसिल होकर के आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वी क्रॉस बी ये जीरो होना चाहिए। यहाँ से कंडीशन आप निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी क्रॉस बी, या बी क्रॉस वी भी बोल सकते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वेलोसिटी। तो ये जो रिलेशन है इतना कोई सिंपल से रिलेशन नहीं है। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में अगर यहाँ पर लिखूँ तो मैग्नीट्यूड वाइज ई इज इक्वल टू सम वी बी साइन थीटा टाइप का रिलेशन होगा, जिसमें थीटा जो है वो एंगल है वेलोसिटी और बी के बीच में। तो वी और बी कोई ज़रूरी नहीं कि आपस में परपेंडिकुलर हो, उनके बीच में एंगल थीटा हो सकता है, लेकिन इतना आप जरूर बोल सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किसके बराबर है, वी क्रॉस बी, और वी क्रॉस बी से जो भी वेक्टर आएगा वो वेक्टर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो इतना तो जरूर बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। हमें अगर कंडीशन बतानी है तो कंडीशन तो सिर्फ यही है। अगर हमें कंडीशन बतानी है कि किस कंडीशन में लास्ट वाला ऑप्शन ट्रू हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ से एक रिजल्ट हम निकाल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और बी यहाँ पर पैरेलल है इस पर्टिकुलर केस में, और ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें नेट फोर्स जीरो है, ई और बी परपेंडिकुलर है, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर होंगे तभी नेट फोर्स जीरो हो पाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इस तरीके के जो फील्ड होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसको बोला जाता है क्रॉस फील्ड्स। तो इस तरीके का जो क्रॉस फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे जीरो नेट फोर्स यहाँ पर दे रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिए, कुछ लोग ये बोल देते हैं कि बस ई और बी परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो हो जाएगा। ई और बी परपेंडिकुलर भी है और उसके साथ साथ ई जो है इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मान लीजिए ई और बी तो परपेंडिकुलर है लेकिन वेलोसिटी इसके बराबर नहीं आ पाई यहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी कुछ इस तरीके की नहीं आ पाई यहाँ पे इसमें। तो ई और बी आर क्रॉस फील्ड इन दिस सिचुएशन, और ये केस भी पॉसिबल है अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाए। तो इससे करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे ए, बी एंड डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन कुछ उसी तरीके की सिचुएशन है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर बताने हैं। इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन अब की बार किसके लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताने हैं इसमें, पॉसिबल कॉम्बिनेशन अंडर विच अ चार्ज पार्टिकल कैन मूव विदाउट डिफ्लेक्शन। पार्टिकल का डिफ्लेक्शन, डेविएशन ये सब नहीं होना चाहिए। पार्टिकल जिस पाथ पे जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में चलता रहे, वो डेविएट नहीं होना चाहिए अपने पाथ से। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर दोनों ही जीरो हैं फिर तो कुछ हो नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है लेकिन बी है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर वेलोसिटी के पैरेलल हो जाता है तो फिर वो कुछ कर नहीं पाता। अगर पैरेलल नहीं होगा तो फोर्स लगाएगा, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता ही होता है। तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये कब पॉसिबल है, व्हेन वी इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर ये पॉसिबल हो जाएगा। सी ऑप्शन, बी तो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली फोर्स लगाएगा, पार्टिकल एक्सेलरेटेड रहेगा, फोर्स लगेगा। लेकिन हमको पता है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। तो ये ऑप्शन पॉसिबल है अब की बार यहाँ पे। पिछले बार ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो पाया था विदाउट एक्सेलरेशन वाले केस के लिए, लेकिन ये तभी पॉसिबल है इफ़ पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है यहाँ पर, या जो भी फोर्स यहाँ पे लग रहा है, आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो दोनों यहाँ पे सेम डायरेक्शन में हो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज अगर मान लीजिए यहाँ पर है तो फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग जाता है, तो दोनों हमेशा एक डायरेक्शन में होने चाहिए, किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। तो सी ऑप्शन इज अगेन पॉसिबल, लेकिन तभी है व्हेन वेलोसिटी और जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक ही डायरेक्शन में रहे। डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन में दोनों नॉन जीरो हैं। तो हमने पहले भी एक देखा हुआ है कि अगर ये हो जाता है नेट फोर्स तो कितना लगेगा यहाँ पर, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, अगर ये जीरो हो जाता है, नेट फोर्स अगर जीरो हो जाता है यानी कि ई इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी अगर हो जाता है, तो अगर नेट फोर्स ही जीरो हो गया पार्टिकल पे तो फिर वो कहीं भी डिफ्लेक्ट होगा ही नहीं। तो ऑब्वियस है कि ये केस तो हो ही जाएगा। तो एक तो ये केस होगा, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा केस ही पॉसिबल होगा। हमें सिर्फ मतलब इससे कि डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तो डिफ्लेक्शन अगर नहीं होना चाहिए तो मान लीजिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी सपोज इसी डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स लगेगा नहीं क्योंकि वेलोसिटी और बी हमेशा पैरेलल रहेंगे।
तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स लगा नहीं पाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर फोर्स लगाएगा तो फिर डिफ्लेक्शन करवाना चाहेगा फिर वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पे, तो इसमें इसका डायरेक्शन कुछ चेंज होगा नहीं, ये अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। तो लास्ट वाले में दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि अगर ये हुआ तब भी अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा और अगर ये हुआ तब भी अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। इसका मतलब डी ऑप्शन इज़ अगेन ट्रू। तो इसमें चारों ऑप्शन पॉसिबल है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं आगे, मोशन ऑफ चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों हैं तो मोशन को एनालाइज करना इतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी रैंडम डायरेक्शंस हो सकते हैं। लेकिन कुछ एक केसेस लेकर के उन केसेस के लिए हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें मैंने पहला केस यहाँ पे लिया है कि ई और बी आपस में पैरेलल हैं और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कुछ एंगल बना रहे हैं यहाँ पर। उसको मैंने डायग्राम में भी यहाँ पर दिखा दिया है। तो सपोज़ यहाँ पर हमारा ये जो चार्ज पार्टिकल है मास m प्लस q चार्ज, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में आपस में पैरेलल में है। तो इस तरीके का अगर आप केस याद करो तो हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस तरीके का केस किया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस तरीके का जो केस होता था उसमें हेलिकल पाथ पे मूव करता था। तो यहाँ पर भी हम कुछ उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कर लो। वेलोसिटी के एक कंपोनेंट को यहाँ पर हम बोलेंगे कि दिस इज़ v पैरेलल। तो एक कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा v पैरेलल, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भी होगा। और एक कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा v परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। तो प्रीवियस केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो वहाँ पर क्या हो गया था कि ये जो v पैरेलल था वो कांस्टेंट हो गया था। v पैरेलल समय के साथ साथ चेंज हो नहीं रहा था, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा था। मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को वैसे भी चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के होने की वजह से ये जो v पैरेलल है ये समय के साथ साथ बदलेगा। तो v पैरेलल जो है अब के बार कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो v पैरेलल इज़ नॉट ए कांस्टेंट नाउ। और मैग्नेटिक फील्ड इस v परपेंडिकुलर पे उसी तरीके से फोर्स लगाएगा जैसे पहले लगाता था, जो हमने पहले केसेस कर रखे हैं उसमें। तो फोर्स लगेगा यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो ऊपर जाता हुआ पार्टिकल है वो इस प्लेन में अंदर की तरफ यहाँ पर डिफ्लेक्ट होगा। तो फिर इसका मोशन जो है वो इस तरीके का सर्कुलर मोशन यहाँ पर ये होना चाहेगा। लेकिन क्योंकि v पैरेलल भी है यहाँ पर, तो v पैरेलल होने की वजह से ये इस तरीके से मोशन करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। इससे पहले हमने पिच वगैरह डिफाइन किया था और पिच को बोला था कि पिच कांस्टेंट है v पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। लेकिन अब के बार क्या है कि v पैरेलल खुद कांस्टेंट यहाँ पर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको चेंज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो उसको चेंज करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स, तो अभी फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे डायग्राम में क्या दिखा रखा है कि प्लस q ये चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, ये सिचुएशन जो हमने ली है उसके अकॉर्डिंगली v पैरेलल जो है वो इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में ले लिया तो v पैरेलल यानी कि स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इस समय के साथ साथ डिक्रीज़ होगी। उसके बाद में एक बार जीरो भी हो जाएगा क्योंकि अपोजिट है। और उसके बाद फिर लेफ़्ट में v पैरेलल इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे v पैरेलल के साथ में डिपेंडिंग अपॉन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो मोशन होगा यहाँ पे, मोशन अभी भी यहाँ पर हेलिक्स होगा। या फिर पाथ इज़ हेलिक्स, हेलिकल पाथ में मूव करेगा। लेकिन डिफरेंस ये होगा विद नॉन यूनिफॉर्म पिच। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही थी एक टाइम पीरियड में, वो डिस्टेंस अब कांस्टेंट नहीं रहेगी ड्यू टू एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में है अब की बार। तो विद नॉन यूनिफॉर्म पिच यहाँ पर इसका मोमेंट होगा। इसको अगर मैं एक डायग्राम बना के इसमें दिखाना चाहूँ तो पहले तो आप वो सिलेंडर बना लो जिसमें इसका पाथ यहाँ पे कन्फाइन रहने वाला है। सपोज इस तरीके के सिलेंडर में इसका जो पाथ है वो कन्फाइन रहेगा। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म पिच के साथ में इसको मोशन करते मुझे दिखाना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है, फिलहाल मैंने इंक्रीजिंग पिच यहाँ पे दिखा दिया है जो हमारा गिवन सिचुएशन है। लेकिन मैंने यहाँ पे वर्ड जो यूज़ किए विद नॉन यूनिफॉर्म पिच, यानी कि पिच जो है कांस्टेंट नहीं रहेगी। अभी पिच मान लीजिए इतनी है, फिर उसके बाद में फिर इतनी हो गई पिच यहाँ पे, फिर हो गई इतनी, यानी चेंज होती जा रही है। तो चेंज है इसका मतलब यहाँ पर पिच जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है।
बाकी आप उसी तरीके से रेडियस वगैरह डिफाइन कर लो जिस तरीके से हम पहले डिफाइन करते आए हैं। तो रेडियस वगैरह के फॉर्मूलेज में यहाँ लिख देता हूँ। तो रेडियस का जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। रेडियस का मतलब है सिलेंडर की रेडियस। टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगेन वही रहेगा 2 पाई एम बाई क्यू बी। पिच कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर पता है कि यहाँ पर पता है मुझे इस समय पे v पैरेलल वेलोसिटी है, तो यहाँ से यहाँ तक वही t टाइम लगेगा। और अगर मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर ये वेलोसिटी है v पैरेलल, तो अगर मैं इस लेंथ को कैलकुलेट करना चाहूँ जस्ट, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मुझे पता है कि v पैरेलल है, ये टाइम इतना लगेगा और इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो ये होगा। फिर यहाँ पे आने के बाद में अगेन जो वेलोसिटी वो चेंज हो जाएगी, तो फिर आप यहाँ की वेलोसिटी निकाल के यहाँ से यहाँ के बीच में उस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। तो पिच का कोई फॉर्मूला यहाँ पे याद रखने का कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि पिच लगातार इसमें बदल रही है, चेंज हो रही है। तो नेक्स्ट केस ले रहे हैं यहाँ पे, केस नंबर 2। तो अगले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ परपेंडिकुलर है। पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया गया है और स्पेसिफिकली यहाँ पर अगर डायरेक्शन बताया जाए तो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग लिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कांस्टेंट वाई एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड अगेन यूनिफॉर्म कांस्टेंट पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग। तो डायग्राम में डिपिक्ट किया गया इसको, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया वाई एक्सिस के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड को आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन यहाँ पे पॉजिटिव जेड एक्सिस होगी, उधर दिखाया गया। मास एम, चार्ज क्यू, ऑरिजिन से यहाँ पे इसको रिलीज किया गया फ्रॉम रेस्ट। तो हमें इसका जो पाथ है जो भी है वो सब कुछ एनालाइज करना है यहाँ पर क्या होगा। और ये जो मैं सिचुएशन ले रहा हूँ ये HCV में भी, SC वर्मा में भी सोल्ड एग्जांपल है। इस चैप्टर में जो भी लास्ट सोल्ड एग्जांपल है वो इसी पे बेस्ड है, इसी तरीके का है, आप उसमें भी इसको देख सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। अब जैसे बताया गया कि यहाँ पर इसको रेस्ट से रिलीज किया गया, तो रेस्ट वर्ड, ये जो रेस्ट वर्ड यहाँ पर लिखा गया कि रेस्ट से रिलीज किया गया, तो वेलोसिटी 0, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स लगा नहीं सकता। तो t इज इक्वल टू 0, जो बिल्कुल इनिशियल सिचुएशन उसको मैं t इज इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ, t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में कुछ है नहीं यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगाने से रहा है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स लगा ही नहीं पाएगा, वो फोर्स तभी लगा सकता है जब वेलोसिटी हो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेफिनेटली फोर्स लगा सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है यहाँ पे, वो फोर्स किधर लगेगा, मैं जस्ट t इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ, जस्ट एट दी t इज इक्वल टू 0 टाइम। तो फोर्स लगेगा और वो ऊपर की तरफ लगेगा, यानी कि वाई एक्सिस की तरफ लगेगा। तो दिस इज द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट t इज इक्वल टू 0, जब हमने इसको रिलीज किया तब की बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में इसकी जो टेंडेंसी होगी वो वाई एक्सिस के अलोंग चलने की होगी और dt टाइम में, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में एक हल्की सी वेलोसिटी इसने वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पर एक्वायर कर ली होगी। तो वाई एक्सिस के अलोंग जैसे ही इसके पास हल्की सी वेलोसिटी जनरेट हो जाएगी, एक स्लाइट वेलोसिटी जनरेट हो जाएगी dv टाइप की, तुरंत मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो भी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को वेलोसिटी चाहिए तभी वो लग सकता है, अदरवाइज नहीं लग सकता। तो आप ये देखो कि वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन जेड एक्सिस के अलोंग, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ द प्लेन। तो v क्रॉस b अगर आप करते हो तो v क्रॉस b पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आता है। जैसे मान लीजिए v अगर यहाँ पे j कैप है तो j कैप और क्रॉस k कैप मैग्नेटिक फील्ड, तो j कैप क्रॉस k कैप i कैप हो जाता है। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पर तुरंत ही वो एक्स एक्सिस के अलोंग लगने लग जाएगा। तो एक पार्टिकल जो कि इधर चलना स्टार्ट किया ही था उस पर इधर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगा, तो जैसे उस पर इधर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगा तो अब वो कंप्लीटली वाई में मूव नहीं कर सकता, वो वाई से डिफ्लेक्ट होकर के एक्स की तरफ भी आने लग जाएगा वो। तो इसका मतलब है कि इसका जो पाथ होगा वो पाथ यहाँ पर, यानी स्टार्ट तो वाई से करेगा लेकिन ये एक्स की तरफ भी डिफ्लेक्ट होगा। क्या जेड में कोई मोशन होगा इसका, जेड एक्सिस के अलोंग कभी कोई मूवमेंट हो सकता है क्या इसका, तो वो देख जरा एनालाइज कर लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हमेशा वाई में लगेगा, इसको मतलब नहीं है कि पार्टिकल कहाँ जा रहा है, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पार्टिकल किधर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड खुद ही यहाँ पर आप देखो किधर है, यहाँ पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर के यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर जेड एक्सिस के अलोंग है यहाँ पर इसमें,
तो उस केस में जो भी यहाँ पर फोर्स लगेगा क्योंकि अभी जो स्टार्टिंग में हमें दिख रहा है वो सारी वेलोसिटीज़ यहाँ पर इसमें किस में दिख रही है मेरे को, आई कैप जे कैप इसमें दिख रही है। तो आई कैप का अगर के कैप के साथ अगर आप क्रॉस करते हो तो जे कैप आ जाएगा, जे कैप का अगर आप के कैप के साथ क्रॉस करते हो तो आई कैप आ जाएगा। इसका मतलब जो भी फोर्स लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड वो किधर लगा सकता है, सिर्फ एक्स वाई प्लेन के अंदर ही लगा सकता है, क्योंकि अगर ये खुद ही यहाँ पे के कैप में है तो फोर्स लगाएगा तो एक्स वाई में लगाएगा यहाँ पर ये। तो वाई में तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक्स वाई प्लेन में फोर्स लगेगा पूरे में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो जो भी इसका मूवमेंट हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही होगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू कि मूवमेंट जो भी होगा इसका मूवमेंट इज इन एक्स वाई प्लेन ओनली, यानी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन है उसी प्लेन में यहाँ पर इसका मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट इज इन एक्स वाई प्लेन ओनली। अब क्योंकि सिचुएशन इतनी आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स टाइप की सिचुएशन है, तो इस तरह की सिचुएशन में हम ऐसा करेंगे कि किसी जनरल टाइम पे जनरल एक्सप्रेशंस लिखने की कोशिश करेंगे। इसका जो थोड़ा सा पाथ अभी हमें नज़र आ रहा है कि आगे भी जा रहा है, एक्स में भी डिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो पाथ अगर आप यहाँ पे इसका दिखाना चाहो तो पाथ इज़ समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का पाथ इसका यहाँ पर जाते हुए दिख रहा है। यहाँ पे लेट अस ड्रॉ मोर क्लियर, कुछ इस तरीके से अभी लग रहा है कि ऐसे जाना चाहिए इसको। और इस पर कोई यहाँ पर आप एक जनरल पॉइंट ले लो, उस जनरल पॉइंट पे सपोज जो वेलोसिटी है यहाँ पे, उस वेलोसिटी को इन जनरल आप v के बराबर एज्यूम कर लो, और जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह उन कोऑर्डिनेट्स को आप x, y ले सकते हो, ऑब्वियसली बात है क्योंकि ऑरिजिन से स्टार्ट किया यहाँ पर इसने, तो 0,0 यहाँ पे x, y। ऑरिजिन से हमने यहाँ पर स्टार्ट करता हुआ इसलिए एज्यूम किया क्योंकि कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए ईजी रहेगा हमारे लिए यहाँ पर ये। तो अब फोर्स की बारी आती है यहाँ पे, हमें इस पे नेट फोर्स लिखना है, इसके सारे काइनेमेटिक्स वगैरह जो भी पाथ वगैरह उनको एनालाइज करना है हमें यहाँ पर इसमें। तो अब ये एनएलएम और काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम बन गई, इसके बाद में आ गया अब ये। तो फोर्स क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, तो फोर्स तो क्यू ई और क्यू वी क्रॉस बी यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स है यहाँ पर इसमें। वेलोसिटी को आपको अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे, और क्योंकि आई कैप जे कैप में ही वेलोसिटी है सिर्फ यहाँ पर इसमें, तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप अपने वेलोसिटी को एज्यूम कर लिया, और वापस से आप फोर्स के एक्सप्रेशन में इसको रख दो। तो फोर्स इज क्यू, ई की जगह पे आप यहाँ पर रख दो ई नॉट जे कैप, ठीक है, जो भी आपको पता है आप रखते जाओ उसको। तो वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे वी नॉट के कैप। तो ये सब रख करके आप यहाँ पर आई कैप जे कैप, क्योंकि फोर्स में सिर्फ आई कैप जे कैप के टर्म आएंगे इसमें यहाँ पर, तो आप उनको यहाँ पर सेपरेट कर लो। तो आई कैप जे कैप के जो भी टर्म्स हैं उनको सेपरेट करेंगे, तो आई कैप के जो टर्म्स यहाँ पर आएंगे उन टर्म्स को मैं यहाँ पर देखता हूँ। तो इसमें तो जे कैप आ रहा है, आई कैप आएगा जे कैप क्रॉस के कैप करने से, तो क्या आ जाएगा क्यू बी नॉट वी वाई आई कैप। फिर उसके बाद में जे कैप वाले जो हैं उनको मैं अगर एक साथ कर लूँ, आप क्रॉस वगैरह लेके कर सकते हो इजीली, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो क्यू ई नॉट माइनस बी नॉट वी एक्स जे कैप। तो फोर्स के दो कंपोनेंट्स मुझे यहाँ पे देखने लग गए। अब मैं ऐसा करता हूँ कि अब काइनेमेटिक्स में मुझे जाना है, पाथ वगैरह निकालना है, ये सारी चीज़ें करनी है इसमें, इसके मेरे को पोजीशन वेक्टर वगैरह भी चाहिए, तो काइनेमेटिक्स में जाना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ ए एक्स। ए एक्स इज़ बेसिकली डी वी एक्स बाई डी टी, और ए एक्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स में फोर्स ये है, तो दिस इज़ द फोर्स इन एक्स, और उसको आप मास से डिवाइड कर लो, तो क्यू बी नॉट बाई एम इंटू वी वाई। एक इक्वेशन तो ये बन रही है यहाँ पर इसमें। दूसरी इक्वेशन y में एक्सेलरेशन, तो ये बेसिकली डी वी वाई बाई डी टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा q बाई एम ई नॉट माइनस बी नॉट वी एक्स। तो ए एक्स और ए वाई यहाँ पे कुछ इस तरीके के आ रहे हैं इसमें, और इक्वेशन ऐसा लग रहा है थोड़ी क्रिस क्रॉस टाइप की इक्वेशन है। जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट है वो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता हुआ दिख रहा है, एक्सेलरेशन का जो y कंपोनेंट है वो वेलोसिटी के x कंपोनेंट पे डिपेंड करता हुआ दिख रहा है। तो क्रिस क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे, डायरेक्टली आप यहाँ पर एक सिंगल इक्वेशन को लेकर के इंटीग्रेशन वगैरह नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे vy है तो एक साइड में vx है, यहाँ पे अगर vy है तो उधर vx है, तो हमें आपस में इनको मिक्स करना पड़ेगा।
तभी जाकर के इनको आप सॉल्व कर पाओगे। इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो कि आपस में मिक्स हो रही हैं यहाँ पर इसमें। तो सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि एक इक्वेशन के अंदर सिर्फ y के टर्म्स दिखें या फिर सिर्फ x के टर्म्स दिखें, तभी सही रहेगा। तो आप इन इक्वेशंस को थोड़ा सा एनालाइज अगर किया जाए, सपोज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, सेकंड इक्वेशन को आप देखो इसमें। तो सेकंड इक्वेशन में अगर मैं सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूँ, ठीक है, आपने सही सुना है, मैंने डिफरेंशिएशन की बात करी है। तो सेकंड इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ तो डिफरेंशिएशन से क्या होगा कि एक तो यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं तो एक टर्म चला जाएगा, ठीक है, और इसमें dvx/dt हो जाएगा। अगर इसमें dvx/dt हो जाएगा तो मुझे dvx/dt की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, और वो किसके टर्म्स से मिलेगी मुझे, वो मुझे मिलेगी vy के टर्म्स में। तो मैं उसको यहाँ पर पहली इक्वेशन पुट कर पाऊँगा, और पहली इक्वेशन कंप्लीटली एटलीस्ट vy के फॉर्म में तो आ जाएगी। तो लेट अस डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। तो let us differentiate this equation. After differentiating we will get d2vy by dt square q by m, माइनस वगैरह बाहर निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, माइनस क्यू बी नॉट बाई एम dvx/dt, और dvx/dt पहले इक्वेशन से उठा करके आप इसमें डायरेक्टली रख दो। तो फर्स्ट इक्वेशन से let us put dvx/dt in this equation। तो d2v/dt स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू बी नॉट बाई एम, dvx/dt की वैल्यू मैं रख रहा हूँ यहाँ से। तो dvx/dt की वैल्यू है क्यू बी नॉट बाई एम vy। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, तो क्यू बी नॉट बाई एम स्क्वायर vy। अब कंप्लीटली ये y के फॉर्म में आ गई है, vy के फॉर्म में आ गई है। और इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन यहाँ पे आ रही है, उसको आप कंपेयर करो, कंपेयर विद दिस इक्वेशन। तो मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके साथ कंपेयर करो, कंपेयर विथ, बहुत ही फेमस इक्वेशन है जो कि एसएम में आती है। तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो बस मुझे दिखाई देगा कि x की जगह पे तो यहाँ पे vy आ रहा है इसमें, ठीक है, x की जगह पे vy आ रहा है, और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे इस क्वांटिटी का स्क्वायर आ रहा है। और इस तरह की जो भी इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन होता है सम x इज इक्वल टू a इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, जो भी यहाँ पर ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर रहती है, और उसके बाद में सम साइन ओमेगा t प्लस फाइव। तो साइनसोइडल टाइप का फंक्शन होता है। इसमें हमारे लिए अननोन क्वांटिटीज़ ये a वगैरह रहेगा, ओमेगा तो हमको पता रहेगा यहाँ पर इसमें। तो a और फाइव यहाँ पर दो अननोन क्वांटिटीज़ हमें मिलने वाली इसमें। तो मैं अब यहाँ पर इसको इधर ले आता हूँ। तो जो vy है उस vy को आप ऐसे लिख सकते हो कि vy मैक्स, vy की मैक्सिमम वैल्यू सम साइन ओमेगा t प्लस फाइव, और यहाँ पे जो ओमेगा है वो हमारे को पता है यहाँ पे क्यू बी नॉट बाई एम है ये। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। और आप देखो कि ये वही है जो पहले हमने सर्कुलर मोशन v परपेंडिकुलर टू b के लिए किया हुआ है। हमेशा जो ओमेगा वगैरह हम कैलकुलेट करते हैं वही ओमेगा यहाँ पर भी आ रहा है, क्यू बी नॉट बाई एम। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि vy आ तो गया, लेकिन ये vy मैक्स क्या है ये मुझे पता नहीं है, ये फाई इनिशियल फेज़ कांस्टेंट वगैरह क्या है वो पता नहीं है। तो इनको पता करने के लिए हमें इनिशियल कंडीशंस को इसमें रखना पड़ेगा। तो इनिशियल कंडीशंस को यहाँ पर रखेंगे t इज़ इक्वल टू 0, या जो हमें पता है वो हम इसमें रख देंगे। तो उससे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ vy मैक्स एंड फाई। तो एक तो हमें पता है कि t इज़ इक्वल टू 0 पे जो हमने शुरुआत करी थी, तो वेलोसिटी किसी भी तरीके की वेलोसिटी 0 थी, vy भी 0 था वहाँ पर उसमें। तो t इज़ इक्वल टू 0 पे एवरीथिंग वाज 0। तो अगर सब कुछ 0 था तो वो आप उसमें पुट कर लो, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। vy मैक्स, t को 0 पुट कर दिया, साइन फाई। यहाँ से जो फाई की वैल्यू आएगी, क्योंकि साइन फाई 0 हो जाएगा, फाई की वैल्यू या तो 0 लो या फिर पाई लो। जिस तरीके से एसएम में भी हम ये सब चीज़ें डिस्कस किया करते थे कि 0 या पाई कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पे, तो आप समय में थोड़ा सा आगे जाओ। समय में थोड़ा सा आगे जाने से आपको आइडिया लग जाएगा कि 0 लेना है या फिर पाई लेना है यहाँ पे। जैसे vy है, अगर मैं 0 लेता हूँ यहाँ पर फाई की जगह पे, तो vy की इक्वेशन जो होगी वो vy मैक्स साइन ओमेगा t हो जाएगी। और vy मैक्स साइन ओमेगा t होगी तो साइन ओमेगा t, जैसे ही आप 0 से आगे जाओगे तो साइन ओमेगा t पॉजिटिव होगा, तो vy भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप पाई ले लोगे तो यहाँ पर जैसे आपने पाई रखा तो साइन ओमेगा t प्लस पाई, ये माइनस साइन ओमेगा t हो जाएगा। इसका मतलब समय में आप जैसे आगे जाओगे तो vy फिर नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन हमको दिख रहा है यहाँ पर ऊपर के डायग्राम में कि vy जो है ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव है।
तो इसका मतलब है कि पाई को हमें रिजेक्ट करना चाहिए, पाई नहीं होगा, 0 हमें लेना चाहिए। तो एक तो वेरिएबल गया, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वी वाई इज इक्वल टू वी वाई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक हमने ये सब रिलेशंस, जो भी इंपॉर्टेंट रिलेशंस है अब तक हमने जो देखे हैं वो मैंने लिख दिए हैं। अब तक हमने ये जो वी वाई है, वी वाई ऑब्टेन कर लिया है। वी वाई इज इक्वल टू सम वी वाई मैक्स साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या था, ओमेगा क्यू बी नॉट बाई एम। लेकिन अभी वी वाई मैक्स हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो अभी वापस से मैं इसी इक्वेशन को लेके चल रहा हूँ कि वी वाई इज इक्वल टू वी वाई मैक्स साइन ओमेगा टी। और एक t इज इक्वल टू 0 पे हमें यही पता है कि t इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा था। जिससे अगर मैं प्रीवियस पेज पे जाऊँ तो आप ये देखो t इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स था और कोई दूसरा फोर्स ही नहीं था। तो t इज इक्वल टू 0 पे मुझे पार्टिकल का एक्सेलरेशन पता है और वो एक्सेलरेशन कम्प्लीटली वाई एक्सिस के अलोंग है। तो इसका मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे। t इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ ए वाई है यहाँ पर, और वो ए वाई यहाँ पे कितना है, कितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, डिवाइड बाय मास। तो t इज इक्वल टू 0 पे दिस इज द वैल्यू ऑफ ए वाई। ठीक है, वाई डायरेक्शन में इतना एक्सेलरेशन है। तो उसके लिए आप क्या करो कि ये जो इक्वेशन इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो ए वाई हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये वी वाई मैक्स इंटू ओमेगा हो जाएगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ये जो यहाँ तक की टर्म आ रही है एक तरीके से ये ए वाई मैक्स है, बेसिकली दिस इज ए वाई मैक्स। क्योंकि जब भी आप इस तरह का साइनसोइडल फंक्शन लिखते हो तो स्टार्टिंग में उसके मैक्सिमम वैल्यू आती है, उसके बाद कॉस साइन इस तरह की का आता है यहाँ पर। ये आप अगर t इज इक्वल टू 0 पुट करो तो आप देख सकते हो कि ए वाई जो है वो ए वाई मैक्स के बराबर है t इज इक्वल टू 0 पे। तो मैं t इज इक्वल टू 0 पुट कर लेता हूँ इस इक्वेशन के अंदर। तो ए वाई की जो वैल्यू है वो हो जाती है क्यू ई नॉट बाई एम। ए वाई एल एच एस मैंने रख दिया, आर एच एस में वी वाई मैक्स मुझे कैलकुलेट करना है। ओमेगा की वैल्यू भी मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ एक बार, तो क्यू बी नॉट बाई एम। कॉस ओमेगा टी तो 1 हो गया t इज इक्वल टू 0 रखने की वजह से, क्यू बाई एम दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से फिर आप वी वाई मैक्स निकाल सकते हो कि y में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है। तो y में जो मैक्सिमम वेलोसिटी है दैट इज ई नॉट बाई बी नॉट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रिलेशन आ गया। और मेरे पास में एक्सेलरेशन का रिलेशन यहाँ पर आ गया इसमें, सॉरी जो हम यहाँ पे वी वाई निकाल रहे थे, वी वाई का एक्सप्रेशन हमारे पास में अब कंप्लीटली आ गया है। वी वाई इज इक्वल टू वी वाई मैक्स इज ई नॉट बाई बी नॉट। और एक तरीके से ई नॉट बाई बी नॉट, ई बाई बी का जो डायमेंशन है वो वेलोसिटी के साथ मैच कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आ गया एक तरीके से, साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया हमारे पास। अब मुझे अगर यहाँ पे ये निकालना है कि y कोऑर्डिनेट टाइम के फंक्शन में क्या है, तो मैं क्या करूँगा कि वी वाई को रख दूंगा मैं डी वाई बाई डी टी। तो इसके बाद में आप वी वाई को डी वाई बाई डी टी रख के आगे सॉल्व करो। तो लेट अस पुट इट इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, सॉरी डी वाई बाई डी टी रख दिया मैंने इसको। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट साइन ओमेगा टी। डी वाई एक जगह ले लो, इसको इंटीग्रेट कर लो, ई नॉट बाई बी नॉट, डी टी को उधर ले जाओ और इंटीग्रेट कर लो। तो जब आप डी टी को उधर लेके जाके इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन में डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा आ जाएगा विद ए माइनस साइन। 0 से टी आप इसको इंटीग्रेट कर लो, ये 0 से वाई हो जाएगा एक तरीके से। तो वाई यहाँ पे आ जाएगा, वैल्यूज़ वगैरह आप रख लो यहाँ पे। तो फाइनली ई नॉट बाय बी नॉट ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आ गया। तो वाई कोऑर्डिनेट भी हमारे पास में यहाँ पर अब अवेलेबल है। तो y में वेलोसिटी और उसके साथ साथ y में y कोऑर्डिनेट भी हमारे पास आ गया है। y कोऑर्डिनेट को अगर आप ध्यान से देखो इसमें, तो y कोऑर्डिनेट भी थोड़ा सा ऑसिलेटिंग टाइप का दिख रहा है मुझे यहाँ पर। इसमें y की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं साथ के साथ। तो y की मैक्सिमम वैल्यू, तो cos की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर रखो तो -1, तो 1 माइनस 1 करके ये 2 हो जाएगा। इट इज़ ट्वाइस ई नॉट बी नॉट ओमेगा। वाई की मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू आप देखोगे कॉस ओमेगा टी जब 1 होगा तब, तो 1 माइनस 1 इट विल बी 0। कॉस ओमेगा टी जब मैक्सिमम होगा तो वाई मिनिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब वाई जो है वो 0 से नीचे नहीं जा रहा है, यानी कि पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ एक्स एक्सिस क्रॉस करके नीचे नहीं जा रहा है, और मैक्सिमम भी यहीं तक ही जा रहा है ये।
तो ये चीज़ हम बाद में इसको और एनालाइज कर लेंगे डायग्राम वगैरह बना करके। लेकिन अभी आप माइंड में रखो कि वाई में ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, वाई में इस तरीके का मोशन हो रहा है इसका। एक्स का मोशन भी अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पर इसमें, उसके लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। अब एक्स कोऑर्डिनेट आएगा कैसे, तो एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से आएगा, किस तरीके से अवेलेबल होगा, हमें उसको भी देखना पड़ेगा यहाँ पर कि एक्स कोऑर्डिनेट आएगा कहाँ से। तो एक्स कोऑर्डिनेट लाने के लिए आप या तो वी एक्स निकाल लो, लेकिन वी एक्स पे कैसे आएगा जब आप यहाँ पर ए वाई निकालोगे, आपको ए वाई की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर इसमें। और ए वाई कहाँ से आएगा, आप वी वाई को डिफ्रेंशिएट कर लो, उससे ए वाई मिल जाएगा आपको। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड ए वाई। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई नॉट ओमेगा बाय बी नॉट यहाँ पर हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू आउटपुट कर लो, और ये कोई मुश्किल नहीं है, ये हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि जो हमने पहले भी यहाँ पे सॉल्व किया, ऊपर पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, टी इज इक्वल टू 0 पे यही एक्सेलरेशन है, क्यू ई नॉट बाई एम। ठीक है, एक बार यहाँ से ए वाई आ गया। इस ए वाई को नाउ वी कैन पुट इन दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन यहाँ दिख रही है इसमें आप रख सकते हो इस ए वाई को, और यहाँ पे रख करके आप वी एक्स निकाल सकते हो, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। तो ए वाई को मैंने वहाँ रखा, ठीक है, ए वाई को पहले यहाँ पे बॉक्स कर देते हैं। नाउ वी हैव टू पुट दिस ए वाई इन दैट इक्वेशन। तो ए वाई को मैंने वहाँ पे रखा क्यू ई नॉट बाई एम कॉस ओमेगा टी, दिस इज क्यू बाई एम ई नॉट माइनस बी नॉट वी एक्स। यहाँ से आप वी एक्स मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये वी एक्स आप ऑप्टेन कर सकते हो। दिस इज ई नॉट बाई बी नॉट 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो दिस इज वी एक्स। वी एक्स को आप फर्दर यहाँ पे लिख लो डी एक्स बाई डी टी, और फिर आपको पता ही कि क्या करना है इसके बाद में। डी एक्स को एक तरफ रखो और डी टी को दूसरी तरफ पहुँचा दो, और इंटीग्रेशन की तैयारी करो फिर इसमें। तो ई नॉट बाई बी नॉट 1 माइनस कॉस ओमेगा टी डी टी, एंड इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। दिस इज़ फ्रॉम 0 टू एक्स एंड दिस इज़ फ्रॉम 0 टू टी। इसको जो आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से नाउ यू कैन फाइंड दी एक्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्स कोऑर्डिनेट इज नाउ इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, तो टी माइनस साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा। इसको भी फिर बॉक्स कर लेते हैं। तो हमने x कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ में ऑब्टेन कर लिया है, y कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर टाइम के साथ में हमने ऑब्टेन कर लिया है। जितने भी क्वांटिटीज़ हैं आप सबको टाइम के साथ में यहाँ पर फाइनली आप लिख सकते हो, क्योंकि कम्प्लीटली इसके जो काइनेमेटिक्स है उस काइनेमेटिक्स को हमने यहाँ पर सॉल्व किया, उसमें हमें एसएचएम की भी जरूरत पड़ी है यहाँ पर इसमें। तो अब तक के जितने भी रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स को मैंने सभी को एक जगह यहाँ पे कर दिया है। मैंने x और y कोऑर्डिनेट को टाइम के फंक्शन में लिख दिया है यहाँ पे, और जो vy और vx है, अगर x और y आपको पता है तो आप डिफ्रेंशिएट करके वैसे भी vy vx निकाल सकते हो। आपको वैसे ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको जो पता होना चाहिए वो ये कि किस तरीके के पाथ पे चलेगा, वो पाथ वगैरह भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे y के लिए तो लिख दिया कि y जो है वो एक तरीके से मिनिमम उसका इतना है, मैक्सिमम इतना है, यानी कि ऑसिलेट करेगा y में। और x में क्या होगा कि ऑसिलेशन तो नहीं होगा, एक ऑसिलेशन का फैक्टर तो है लेकिन एक टाइम का फैक्टर है जो कि समय के साथ साथ उसको आगे बढ़ाता जाएगा। तो x में वो हमेशा टाइम के साथ साथ x कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव डायरेक्शन में हमेशा मूव करता जाएगा इस t की वजह से। अगर मैं x और y के जो दो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशन में साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी निकाल करके और स्क्वायरिंग करके ऐड कर दूँ तो मैं ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकाल पाऊंगा, लेकिन वो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन में टी आएगा, ठीक है, वो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होगी, वो कम्प्लीटली एक ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होगी नहीं। लेकिन वो इक्वेशन क्या आएगी वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी को एलिमिनेट करके टाइम के टर्म्स में जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन यहाँ पर आएगी, दैट इक्वेशन इज समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी यहाँ पर। ये देयर इज नो नीड टू रिमेंबर दिस इक्वेशन। It is x minus e naught by v naught into t whole square
प्लस वाई माइनस ए नॉट बाय बी नॉट ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए नॉट बाय बी नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है जो कि ऑब्टेन किया जा सकती है बाय एलिमिनेटिंग कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। इक्वेशन थोड़ी सर्किल टाइप की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर है यानी x माइनस एच प्लस वाई माइनस के, तो ये तो कांस्टेंट दिख रहा है, लेकिन x कोऑर्डिनेट जो है वो कांस्टेंट नहीं दिख रहा। ऑब्वियस है कि x में लगातार मूवमेंट हो रहा है इसका, और ये कुछ रेडियस जैसा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन सर्कुलर मोशन है नहीं यहाँ पर इसका जो मोशन होगा उस मोशन को अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। तो उसके लिए पहले लेट अस ड्रॉ द एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो मोशन है वो मोशन यहाँ पर इट इज़ समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का मोशन ये कर रहा है। वाई में ऊपर गया फिर नीचे आ गया, और फिर उसके बाद में 0 से नहीं जाएगा, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो इस तरीके का मोशन ये लगातार परफॉर्म करता जाएगा। और ये जो ट्रेजेक्ट्री है, दिस ट्रेजेक्ट्री इज़ कॉल्ड साइक्लोइड। तो साइक्लोइड पाथ पे यहाँ पर ये मूव करता है, तो दिस इज साइक्लोइड पाथ। और ये जो यहाँ पर डिस्टेंस है y के अलोंग, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये हमने पता किया था, ऊपर भी लिखा हुआ मैंने यहाँ पर इस डिस्टेंस को। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज ट्वाइस ए नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट इंटू ओमेगा। दिस इज दिस डिस्टेंस विच इज़ अलोंग वाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस यहाँ पर इसमें। तो इसका मोशन यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगातार चलता जाएगा साइक्लोइड पाथ पे। साइक्लोइड पाथ 11th के सिलेबस में भी रोटेशन मैकेनिक्स में आता है। वहाँ पर जो प्योर रोलिंग करती हुई डिस्क या रिंग होती है, उस डिस्क या रिंग के पेरिफेरी या रिम पर एक जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट जो पाथ फॉलो करता है वही पाथ साइक्लोइड पाथ होता है। तो साइकिल का पहिया, उसका जो रिम पर जो पॉइंट है, वो पॉइंट किस पाथ को फॉलो कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड साइक्लोइड। तो साइक्लोइड पाथ है वहाँ पर ये। मैं उसको भी यहाँ पर इसमें एक बार बना देता हूँ यहाँ पर। तो सपोज़ कोई डिस्क यहाँ पे या फिर रिंग है जो कि मूव कर रही है, लेट अस टेक दैट रिंग और डिस्क। ठीक है, सपोज़ ये एक रिंग है और ये रिंग यहाँ पर मूव कर रही है प्योर रोलिंग करते हुए। Let us draw the horizontal surface. तो अगर मैं इसी तरीके की और यहाँ पे रिंग्स रखता चला जाऊँ, डिफरेंट टाइम पे जो रिंग है, वो रिंग यहाँ पर आगे बढ़ती जा रही होगी। तो सपोज़ हल्के समय के बाद में जो रिंग है वो रिंग यहाँ कहीं पहुँच गई है। फिर उसके बाद में अगेन आप यहाँ पर, ठीक है, तो जो रिंग है वो रिंग यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। जस्ट मैंने कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर ले लिए हैं इसमें। तो सपोज़ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ता चला जाता है। कुछ समय के बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा, रिंग भी आगे पहुँचती जा रही है, और मैंने पॉइंट मार्क कर लिया इसके ऊपर, वो पॉइंट इस तरीके से चलता जा रहा है। तो ये पॉइंट अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, कुछ समय के बाद ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, और ये जब कंप्लीट मोशन करके यहाँ आगे पहुँच जाएगी, एक पूरा टाइम पीरियड ऐसा कंप्लीट हो जाएगा, एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वापस से यहाँ नीचे पहुँच जाएगा। तो इसका जो पाथ है वो पाथ कुछ इसी तरीके का रहेगा। इनको अगर मिला दिया जाए तो आपको इसी तरीके का पाथ यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप दोनों को कंपेयर करो, तो कंपेयर करने पर आपको दिखेगा कि इस रिंग की जो रेडियस है, सपोज़ इसके जो डायमीटर है, वो डायमीटर यहाँ पर ये 2r हो गया, और ये जो 2r है वो हमारे केस में यहाँ पर कितना है, ट्वाइस ए नॉट बाई बी नॉट ओमेगा। तो एक तरीके से जो रेडियस है, कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस, अगर हम यहाँ पर दोनों को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो वो जो रेडियस है वो रेडियस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ए नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट इंटू ओमेगा। तो इस तरीके की रेडियस की जो यहाँ पर ये रिंग होगी, और उस पर जो पार्टिकल होगा वो पार्टिकल कुछ उसी तरीके से मोशन परफॉर्म कर रहा होगा जैसा हमारे केस में यहाँ पर ये परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं दोनों में एनालॉजी देखूँ तो इस रिंग की जो रेडियस है वो रेडियस यहाँ पे ई नॉट डिवाइड बाय बी नॉट ओमेगा के बराबर होगी।